नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सेल्फ स्टिग्मा के बारे में। सेल्फ स्टिग्मा आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होगा कि कैसे हम लोग अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को लेकर बहुत नेगेटिव बिलीफ्स रखते हैं, बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं क्योंकि आपको या किसी को मेंटल डिसऑर्डर है। स्टिग्मा शब्द आपने कॉमनली सुना होगा, पर सेल्फ स्टिग्मा क्या होता है, कैसे खुद को लेकर स्टिग्मा रखा जा सकता है, खासकर कि तब जब हमारे अंदर किसी चीज को लेकर शर्मिंदगी हो, जैसे कि मानसिक बीमारी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको कि हम इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसके डायग्नोसिस को इजीली स्वीकार नहीं कर पाते, तो उसको लेकर बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं खुद के अंदर। और इन नेगेटिव फीलिंग्स या एटीट्यूड्स की वजह से हमारे अंदर खुद को लेकर शर्मिंदगी और स्टिग्मा हो जाता है। इसी के बारे में इस वीडियो में थोड़ा आपसे बात करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव दूंगा कि कैसे इस स्टिग्मा को दूर किया जा सकता है। तो आइए अब इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं और मैं आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जो आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी आपको मदद देगी। स्टिग्मा का मतलब होता है किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, कुछ ऐसे लोग, उनके लिए नकारात्मक रवैया होना, नेगेटिव एटीट्यूड का होना। ये स्टिग्मा है बाहरी दुनिया के लोगों के लिए, जैसे कि किसी जाति के, किसी धर्म के लोगों के प्रति नेगेटिव रवैया का होना, या कोई लोग जो किसी बीमारी से पीड़ित हों उनके लिए नेगेटिव एटीट्यूड्स का होना। जैसे HIV एड्स ऐसी बीमारी है जिसके लिए लोगों में बड़ा छुआछूत जैसा रवैया हो सकता है, तो ये एक तरह का स्टिग्मा है कि इन लोगों से मिलना नहीं चाहिए, या इन लोगों के आसपास नहीं होना चाहिए, इन लोगों को या दोस्त भी ना बनाया जाए। या जैसे कोविड के टाइम पर एक तरह का स्टिग्मा था कि अच्छा, वहां पर उस घर के अंदर किसी पर्सन को या किसी फैमिली को कोविड हो गया है तो उनके घर के आसपास नहीं जाना, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना। बिल्कुल अलग थलग हो जाता है वो परिवार या वो व्यक्ति जिसको कि कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसी कंडीशन है, या वो किसी ऐसे ग्रुप को बिलोंग करता है जिसकी वजह से आसपास के लोग अपने अंदर ऐसी मान्यता, ऐसे विचार बिठा लेते हैं कि इस व्यक्ति या इस ग्रुप से दूर रहना ही बेटर है। इसे स्टिग्मा कहा जाता है। ये एक ऐसी जजमेंट होती है जो हम दूसरे लोगों के प्रति देते हैं। इस स्टिग्मा की वजह से बहुत सारा भेदभाव पैदा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अलग तरह से ट्रीट करते हैं और इक्वली नॉर्मली ट्रीट नहीं करते उनको। ये तो रहा दूसरों के प्रति रवैये में बदलाव आना, नेगेटिव एटीट्यूड्स होना। पर तब क्या जब यही नेगेटिव एटीट्यूड हमारा खुद को लेकर आ जाए, जैसे कि मेंटल इलनेस के डायग्नोसिस मिलने पर जो लोग उसको बहुत जल्दी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो अपने को लेकर भी बहुत नेगेटिव एटीट्यूड रखने लगते हैं। ये कुछ ऐसे एटीट्यूड्स भी होते हैं जो कि हम किसी दूसरे की मेंटल इलनेस के लिए रखते हैं, और जब हमें पता चले कि ये मेंटल इलनेस अब हमें डायग्नोस हो गई है तो हमें लगता है या तो दूसरे भी हमें अब उसी तरह से ट्रीट करेंगे, या हम खुद को भी उसी स्टिग्मा की तरह देखने लगते हैं, ट्रीट करने लगते हैं। सेल्फ स्टिग्मा, या जिसे हम इंटरनलाइज्ड स्टिग्मा कहते हैं। इंटरनलाइज्ड स्टिग्मा मतलब जो रवैया हम बाहर में दूसरों के लिए रखते हैं वो अब हमने इंटरनलाइज कर लिया, अब वो अपने बारे में रख लिया। तो समाज में जो एक रवैया फैला रहता है, जैसे डिप्रेशन या OCD या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के प्रति, कि ये लोग तो बहुत वायलेंट हो सकते हैं, ये लोग तो बहुत डिल्यूजनल होते हैं, इन लोगों से तो बात करना बेकार है, हमारा खुद का भी मन खराब हो जाएगा। या कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, उसके पास अगर जाएंगे तो शायद हम भी बड़े उदास ना हो जाएं, हमारे मन में भी सुसाइडल थॉट ना आ जाएं। कोई पर्सन जिसे OCD है, उसके साथ दोस्ती करना या उसके साथ कोई रिश्ता जोड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर भी उसका कोई असर आ जाए। तो एक तरीके का छुआछूत जैसा जो हमारा रवैया बन जाता है, जो कि हम बाहरी दुनिया के लिए रखते हैं, पर जब यही बीमारी जब खुद को डायग्नोस हो जाए तो उसी तरह के नेगेटिव एटीट्यूड्स हम खुद में भी डेवलप कर लेते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेसमेंट होती है, किसी के साथ हम खुल के बात नहीं कर पाते, किसी से अपनी ये बीमारी के बारे में चर्चा नहीं कर पाते, उसको बता नहीं पाते, क्योंकि हमें शर्मिंदगी है कि हम इस बीमारी से पीड़ित हैं। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, सेल्फ वर्थ गिर जाती है, वर्थलेस, बेकार फील करने लगते हैं खुद को। लगता नहीं कि हम सोसाइटी में अब जीने लायक हैं, या सोसाइटी हमें कभी एक्सेप्ट करेगी, सोसाइटी के लोग अब हमें वैसे देखेंगे जैसा कि वो हमें पहले देखा करते थे। ऐसा लगता है कि एक बाउंड्री खींच दी गई है, बिफोर आफ्टर की एक कैटेगरी क्रिएट कर दी गई है कि ये व्यक्ति बीमारी से पहले तो बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छा था, ये दोस्ती के लायक था, पर अब ये व्यक्ति जो है ये शायद दोस्ती के या
किसी रिश्तेदारी के लायक नहीं है, क्योंकि अब ये बीमारी जो इसमें आ गई है ये शायद उसके दिमाग में, उसके शरीर में कुछ ऐसा असर डालेगी कि जैसे वो हमेशा उसको अलग बना के रखेगी। तो लोग उस व्यक्ति को बहुत अलग तरह से देखने लगते हैं। उसी तरह से जब हमारे को भी ये बीमारी पकड़ जाए तो हमें भी ऐसा लगता है कि जैसे अब दूसरे लोग हमें नॉर्मली ट्रीट नहीं करेंगे, दूसरे लोग अब हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब दूसरे लोग हमेशा हमारे अंदर कोई खोट ढूंढेंगे, कोई कमी ढूंढेंगे, वो हमारे अंदर कोई खूबियां, कोई टैलेंट, कोई एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जब तक डायग्नोसिस नहीं मिला होता या जब हमें नहीं पता होता कि किसी पर्सन में कोई मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस है, तब तक तो हमें लगता है ये हमारे ही जैसा है, उसके बिहेवियर भी हमें अपने जैसे लगते हैं। अगर वो गुस्सा भी कर रहा है या बहुत ज्यादा सोच भी रहा है, ओवरथिंक कर रहा है या डिप्रेशन फील कर रहा है, तो हमें लगता है ठीक है वो नॉर्मल सी चीज होगी, नॉर्मल सा रोजमर्रा के बदलाव आ जाते हैं एक व्यक्ति के व्यवहार में, वही होगा। पर जब पता चल जाए कि नहीं ये व्यवहार तो उसके एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से है, ये उसके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से है, तो लोगों का देखने का ढंग बिल्कुल बदल जाता है। उनको लगता है कि ये जो सारे जो बिहेवियर्स हैं, इसके छोटे बड़े जो आम से बिहेवियर भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, या वो सब बड़े टेम्परेरी है, भले वो कितना अच्छा ही क्यों ना बिहेव कर रहा हो। तो ये जो दिमाग में जो एक रवैया बदल जाता है, एक परसेप्शन बदल जाता है, इसे ही स्टिग्मा कहा जाता है। तो चाहे ये हमारे मन में दूसरों के लिए हो या हमने दूसरों से अपने बारे में डेवलप किया हो, कहीं ना कहीं ये स्टिग्मा हमारे अंदर मौजूद रहता है जब हम मेंटल इलनेस के डायग्नोसिस और उन लोगों से डील करते हैं। ऐसा लगता है कि जिसे मेंटल इलनेस हो गई अब वो लाइफ में सब कुछ अचीव नहीं कर सकता, अब वो लाइफ में खुशियां हासिल नहीं कर सकता। हमें ऐसा लगता है कि दूसरे तो अब हमसे बेटर हैं क्योंकि हमें ये डायग्नोसिस मिल गया, अब तो हम बस लाइफ में बस ऐसे ही रहेंगे, कुछ बड़ा कुछ कर नहीं पाएंगे, अपने जो इच्छाएं हैं, अपनी डिजायर्स हैं पूरी नहीं कर पाएंगे, रिलेशनशिप्स अच्छी बना नहीं पाएंगे, इलाज भी लेने नहीं जाते डॉक्टर से, लोगों से ज्यादा मेलजोल भी नहीं बढ़ाते। काफी हद तक हमारे को स्टिग्मा जो है वो अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हमें एक मेंटल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला हुआ है। हमारे कल्चर में जो मानसिक बीमारियों को लेकर जो धारणाएं बनी रहती हैं वो इतनी ज्यादा गहरे में पकड़ बनाई होती है उन्होंने, इतना गहरे में हम उन चीजों को बिलीव करते हैं, मानते हैं। भले ही हमारे आसपास कुछ ऐसे दोस्त, मित्र, परिवार के लोग ना भी रहे हों जिनको कि कभी कोई मानसिक बीमारी रही हो, पर फिर भी हमारे मन में एक धारणा होती है कि मानसिक बीमारी का मतलब क्या होता है, मानसिक बीमारी कैसे होती है। जैसे कि ये लोग कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, ये इनके कर्मों के ही सब अंजाम हैं, ये लोग जो है बहुत वायलेंट हो सकते हैं, ये लोग सारे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे इनका दिमाग सड़ता जाता है और ये बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पर। कहीं ना कहीं कोई ऐसी धारणाएं हैं जो हमारे मन में होती हैं, या जैसे कि किसी के अंदर कोई भूत चढ़ गया है, कोई ऊपरी साया है, कुछ ऐसा हमारे अंदर धारणाएं हैं जो कि शायद हमने कहीं पढ़ी भी ना हो या शायद हमारे आस पड़ोस में किसी से सुनी भी ना हो, पर फिर भी जब हमें कभी लगता है कि किसी को मानसिक बीमारी है, हम ऑटोमेटिकली उस पर्सन के लिए एक भेदभाव रखते हैं। इस तरह से ये स्टिग्मा काम करता है। और जब हम ये मान लें कि ये सब चीजें सही हैं, और खासकर कि तब जब मेंटल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस हमें खुद को मिल जाए, तो हम मान के चलते हैं कि हाँ ये जो सारी चीजें जो हमने सुनी है, जानी है, ये हमारे लिए भी उतनी ही सच है, हमारे लिए भी उतनी ही सही है। तो इसी को सेल्फ स्टिग्मा कहा जाता है। बिना उसको क्वेश्चन किए, बिना ये देखे कि नहीं हमारे अंदर तो सारी क्षमताएं मौजूद हैं, हम तो अपने सारे काम रोजमर्रा के वैसे भी कर पा रहे हैं, कुछ चीजों में हमारे ऊपर असर जरूर पड़ा है बीमारी का, पर बहुत सी चीजें हम आज भी पहले की तरह कर सकते हैं। बीमारी का अगर इलाज हो जाए, बीमारी अगर चली जाए, तो फिर हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे, हम अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। हमें इस चीज पर क्रिटिकली सोचना नहीं आता, हम ये चीज नहीं देख पाते कि कहीं ना कहीं गहरे में हम आज भी वैसे ही हैं, सिर्फ एक बीमारी ऊपर से आई है, चली जाएगी तो फिर से हम पहले जैसे हो जाएंगे। पर नहीं, जब बीमारी का डायग्नोसिस मिलता है तो लगता है अब तो ये व्यक्ति पूरी तरह से सोसाइटी से कट जाएगा और अब ये बिल्कुल अलग थलग पड़ेगा, अब इसकी सोसाइटी में जैसे कोई जरूरत नहीं है। तो जब हमें डायग्नोसिस मिलता है, जब हम ऐसा सोचने लगते हैं अपने बारे में कि हम अब दूसरों से अलग हैं और दूसरों के बीच एक्सेप्ट किए जाने लायक नहीं है, तो इसे सेल्फ स्टिग्मा कहा जाता है। अब बात करेंगे कि सेल्फ स्टिग्मा के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। 4 तरीके के कॉमन टाइप्स होते हैं सेल्फ स्टिग्मा के। पहला होता है एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब हुआ एलियन की तरह खुद को फील करना, मतलब एक्चुअल में ऐसा बिलीफ नहीं आता कि हम किसी दूसरे ग्रह से हैं। इसका मतलब होता है कि दूसरों से अपने को इतना कटा हुआ महसूस करना, इतना आइसोलेटेड फील करना कि ऐसा लगता है कि जैसे अब हम उनके बीच कोई जगह नहीं रखते, समाज के बीच अब हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम दूसरों को
अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पाते, दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, और दूसरे जब कभी कभी हमारी बातें ना समझ रहे हो तो इस बात को और भी ज्यादा बल मिलता है, और भी ज्यादा जोर पकड़ लेता है ये विचार कि हाँ सच में हम दूसरों से काफी अलग हैं, क्योंकि दूसरों के लिए जो चीजें नॉर्मल हैं हमारे लिए वो चीजें नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे में एक पर्सन बड़ा इंफीरियर फील कर सकता है दूसरों के मुकाबले खुद को। शेम, शर्मिंदगी, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, इस तरीके की फीलिंग्स हमारे अंदर डेवलप हो सकती हैं। गिल्ट डेवलप हो सकता है, ऐसा लगता है जैसे हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी बीमारी के लिए, हमारे खुद के सोच से या बिहेवियर से ही ये बीमारी डेवलप हुई है, हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, खुद को ब्लेम करते हैं कि सब मेरी ही वजह से हुआ है। हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारी इस प्रॉब्लम को समझ नहीं सकता, भले ही घर के एक दो लोग ना समझते हो, हस्बैंड वाइफ कोई ना समझता हो या कोई पेरेंट ना समझ रहा हो, पर हमें लगता है कि शायद दुनिया में अब कोई हमें नहीं समझ पाएगा या समझता होगा। तो इस तरह से एलियनेशन काम करती है, जहां हम दूसरों से अपने को बिल्कुल अलग कर लेते हैं या अलग होता हुआ देखते हैं। दूसरा टाइप होता है सेल्फ स्टिग्मा का, स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग में कुछ इस तरह के बिहेवियर आते हैं जहां हम मेंटल इलनेस से जुड़े एसोसिएटेड जो लाइफ के आउटकम्स या जो लाइफ के जो अलग अलग एरियाज में हम क्या क्या कर सकते हैं उससे जुड़े हुए धारणाएं बनाते हैं। जैसे इसका उदाहरण लीजिए कि मेंटल इलनेस हो गई, अब शादी तो हो नहीं सकती भाई, ओसीडी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, अब तो लाइफ में हमेशा कुंवारा रहना पड़ेगा, लाइफ में कभी कोई अच्छी बड़ी जॉब नहीं मिल सकती, लाइफ में हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिल गया, अब तो भाई लगता है सुसाइडल थॉट डेवलप हो ही जाएगी, अब तो मुझे लगता नहीं कि जीवन जो है आगे आगे चल पाएगा। एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी दूसरों के बिना कोई काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लगता है जैसे दूसरों की अब हमेशा जरूरत रहेगी मुझे, लगता है कि जीवन में जैसे कोई भी काम हम इंडिपेंडेंटली कर नहीं पाएंगे, घर से कहीं दूर अकेले ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, या जैसे अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत जीएडी का डायग्नोसिस मिला है, तो लगता है कहीं अकेले नहीं रह पाएंगे, जैसे जॉब या किसी और वर्क की वजह से किसी दूसरे देश में या सिटी में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की जो चिंताएं हैं जिससे कि हमें लगता है कि अब हमारी लाइफ रुक जाएगी, लाइफ अब आगे नहीं बढ़ पाएगी और लाइफ के बहुत सारे एरियाज में हम अच्छे आउटकम अचीव नहीं कर पाएंगे, ये आता है स्टीरियोटाइपिंग के अंदर। तीसरा टाइप होता है सेल्फ स्टिग्मा का, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। ऐसा लगने लगता है कि दूसरे अब मुझे पसंद नहीं करते, दूसरे अब मुझे अपने बीच कोई जगह नहीं देना चाहते, भेदभाव कर रहे हैं, दूसरे अपना रवैया बदल चुके हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा हो सकता है कि ये ना होता हो, पर फिर भी हमें लगेगा कि दूसरे अब हमारे साथ भेदभाव करते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक स्टिग्मा है, ये एक हमारी धारणा, एक बिलीफ है, जो कि जरूरी नहीं कि सच हो, और ज्यादातर केसेस में ये सच नहीं भी होती चीजें। इस बारे में आगे मैं बताऊंगा कि कैसे ये जो स्टिग्मा है ये काफी इररेशनल होता है और क्यों इसे तोड़ा जा सकता है और तोड़ा जाना जरूरी है। तो डिस्क्रिमिनेशन में, भेदभाव में ऐसी ही चीजें आती हैं कि दूसरे हमें एक्सेप्ट नहीं करते, या दूसरे अब हमें वैसा नहीं देखेंगे, उस तरह से हमसे दोस्ती नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया वीडियो के, इस तरह का भेदभाव हम फेस करेंगे। चौथा टाइप आता है सोशल विड्रॉल। मानसिक बीमारी के डायग्नोसिस मिलने की वजह से लोग दूसरों से कटने लगते हैं और रोजमर्रा की जो सोशल सिचुएशंस हैं उससे विड्रॉ करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब दूसरों से मिलने का फायदा नहीं, दूसरों के बीच हमारे सिम्टम्स दिखाई दे जाएंगे, दूसरे जो है हमारे सिम्टम्स या बिहेवियर्स को पकड़ लेंगे, दूसरे हमारे बारे में कुछ ऐसा बोल देंगे या कुछ ऐसा कह देंगे जिससे कि हम शर्मिंदगी महसूस करेंगे या जिसका हम आंसर ही नहीं कर पाएंगे। जैसे डिप्रेस्ड पर्सन है, वो अगर किसी से बात नहीं करेगा ज्यादा, तो लोग अगर हमें पूछेंगे कि भाई बात क्यों नहीं कर रहे हो, पहले तो बड़े बात करते थे, तो हम और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि मेरी तो लाइफ ही बेकार है। हम मन में सोचेंगे ऐसा कि लाइफ बेकार है, क्या करना है किसी से बात करके। हमारा डिप्रेशन बढ़ जाता है ऐसे केस में। कई बार ओसीडी है तो ओसीडी में लगेगा कि कहीं हम कोई रिचुअल ना परफॉर्म कर दे दूसरों के सामने। तो कोई ना कोई ऐसा हमारे अंदर कोई डर या कोई ऐसा स्टिग्मा होगा जिस वजह से हम लोगों से दूर हटने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे। हमें लग सकता है कि दूसरों पर हम बोझ हैं, दूसरों के बीच क्या रहना। घर के लोग अगर कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, किसी शादी ब्याह में जाना चाहते हैं, तो हमें लगेगा क्यों जाना, सारे लोग बस मेरे को ही पूछते रहेंगे, देखते रहेंगे, घर के लोग हमेशा मेरे ऊपर ही फोकस करेंगे, खुद तो एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, क्या जाना, मैं तो बर्डन हूं सबके ऊपर। या स्किज़ोफ्रेनिया में या बाइपोलर में इस तरीके के स्टिग्मास दिखाई दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पर्सन जो है वो सोशलाइज करने से खुद को रोकता है इस स्टिग्मा की वजह से। आप पाएंगे कि ये जो ज्यादातर सारे जो चारों टाइप्स हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये सारे मेंटल इलनेस से रिलेटेड नेगेटिव बिलीव्स हैं, जिसका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हमारे सोशल रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज से होता है।
तो इसलिए जितना जितना हम इन चीजों से खुद को दूर करते जाएंगे, मतलब हम उतना ज्यादा अपना स्टिग्मा बढ़ाते जाएंगे। अब बात करेंगे कि ये जो सेल्फ स्टिग्मा है, इसको दूर कैसे किया जाए, कैसे इसे तोड़ा जा सकता है, इसे दूर किया जा सकता है। लग सकता है कि लोगों की सोच या उनकी धारणाओं को बदलना बड़ा डिफिकल्ट है, लोगों के रवैये को तो बदला जा नहीं सकता। भाई, आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसा जरूर होगा जहां दूसरों के साथ आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि दूसरे आपको अलग तरह से ट्रीट करते हैं, दूसरों के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, वो अब आपको नॉर्मल अपने जैसा नहीं समझते। तो ये बात सच है कि कहीं ना कहीं हमने कल्चरल और सोशल एटीट्यूड्स को ही इंटरनलाइज किया है। उसी धारणा से, उसी जजमेंट से हम अपने बारे में सोचने लगे हैं जैसा कि हम बाहर की दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। इसलिए लग सकता है कि अपने बारे में ये एटीट्यूड बदलना या दूसरों की नज़र में एटीट्यूड बदलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है, ये हम अकेले तौर पर तो इसे कर भी नहीं सकते। कैसे हम लोगों की सोच को बदलेंगे, कैसे हम लोगों के सामने बड़ा फ्रीली ओपनली बताएंगे कि हमें डिप्रेशन है, हमें ओसीडी है और हमें ओसीडी में ऐसा फील होता है या हमें ऐसे डिल्यूजन्स आते थे, कैसे बताएंगे दुनिया को। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्योंकि हमें बड़ी इम्पॉसिबल लगती हैं, और शायद अगर इस तरह से देखा जाए तो लिटरली ये इम्पॉसिबल ही लगेंगी, पर रिसर्च ऐसा बताती है, और बड़े सारे अलग अलग कल्चर्स में, देशों में जो रिसर्च हुए हैं वो ये बताते हैं कि स्टिग्मा को तोड़ा जा सकता है, और स्टिग्मा को तोड़ा जाना बहुत जरूरी भी है। खुद को लेकर मेंटल डिसऑर्डर का जो स्टिग्मा है उसे तोड़ने के लिए सबसे पहला जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, जरूरी होगा, वो होगा कि फैक्ट और सही इंफॉर्मेशन जमा करो मेंटल डिसऑर्डर को लेकर। जो भी आपको डायग्नोसिस मिला है या आपके फैमिली मेंबर को डायग्नोसिस मिला है, उसके बारे में पहले सही जानकारी जुटाई जाए, क्योंकि जो मोटे तौर पे जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा स्टिग्मा को तोड़ने में, वो होगा अपने इन नेगेटिव बिलीव्स को पहले चेंज किया जाए। हमारे मन में जो नेगेटिव बिलीव्स हैं मानसिक बीमारियों को लेकर, जो कि कहीं से भी देखा देखी में हमने डेवलप किए हैं या किसी ने हमें बोल दिया, ऐसा फैमिली के अंदर ही किसी को मेंटल इलनेस थी, वहीं से देख देख के हमारे अंदर ये बिलीव्स डेवलप हो गए। तो पहले हमारा टारगेट होगा कि हमें नेगेटिव बिलीव्स को बदलें, इन एटीट्यूड्स को बदलना है तो बिलीव्स बदलने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें सही जानकारी चाहिए होगी ताकि हमारा नजरिया उस बीमारी को लेकर बदले। किताब पढ़ी जा सकती है, यूट्यूब वीडियो देखी जा सकती है, डॉक्टरों से मिलकर डिस्कस किया जा सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको जानकारी दे सकते हैं, कोई फिल्में आप देख सकते हैं, और ऐसे लोग जिनको की मानसिक बीमारियां रही हैं, खासकर कि आपकी वाली, आपके फैमिली मेंबर वाली मानसिक बीमारी, उनसे चर्चा की जा सकती है, बात की जा सकती है, उनके एक्सपीरियंसेस को डिस्कस किया जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जाए ताकि बीमारी को अच्छे से समझा जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि अपना डायग्नोसिस दूसरों के साथ शेयर किया जाए। कोई ऐसे लोग जो कि ट्रस्टवर्दी हैं, जिन पर आपको भरोसा है, जो आपको जानते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, उनके साथ अपना डायग्नोसिस शेयर करो। उनको बताओ कि आपको कैसा डायग्नोसिस मिला है, उनसे जाके शेयर करो कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम रही है, इस तरह का डायग्नोसिस डॉक्टर ने दिया है, या कई बार आप खुद भी सेल्फ डायग्नोस भी कर सकते हो प्रॉब्लम को। तो उस केस में जाके शेयर किया जाए, बताया जाए दूसरों को। दूसरों को बताने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे जाके डिक्लेयर कर दो कि मुझे ये बीमारी हुई है, मुझे इसका डायग्नोसिस मिला है। एकदम बहुत इंपल्सिव होकर कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकता है आप हैंडल ना कर पाए, हो सकता है बाद में आपको इसकी और शर्मिंदगी हैंडल करनी पड़े। इसलिए नहीं कि दूसरे लोग आपको कैसे देखेंगे, इसलिए आपको खुद ही लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मुझे 2-4 लोगों को बताना चाहिए था, मैंने ढिंडोरा पीट दिया, 100 लोगों को बता दिया। नहीं, शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप ऐसे ट्रस्टवर्दी, भरोसे के लायक लोगों को बताएं जो आपके प्रति एम्पैथेटिक हो पाए, जो आपके लिए हमदर्दी रखें, जो आपकी बीमारी लक्षणों को समझ पाए, जो ये जान पाए कि आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो एक्चुअल में क्यों आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप या पॉइंट, हेल्प लो, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर से डिस्कस करोगे तो ना ही सिर्फ बीमारी की बेटर अंडरस्टैंडिंग ला पाओगे, साथ ही बीमारी का इलाज क्या होना चाहिए, उसके साथ कोप कैसे करना है, उसके सिम्टम्स के साथ डील कैसे करना है, दवाइयां हैं, थेरेपी हैं, जो भी आप इलाज ले रहे हैं उसको कैसे आगे अप्रोच करना है, सही डायरेक्शन ले पाओगे तो अपने आप आपके नेगेटिव बिलीफ्स दूर होंगे। डॉक्टर्स आपको एग्जांपल्स देंगे कि कैसे उनके जो केसेस रहे हैं, उन्होंने कितना अच्छा करियर बनाया है, कैसे उन्होंने जो लोगों को ठीक किया है और लोग ठीक होने के बाद कितना बेटर लाइफ जी पाते हैं। डिप्रेशन, ओसीडी और एंजाइटी डिसऑर्डर से बाहर आकर, फोबियाज, पैनिक, ये सब चीजों से बाहर आकर लोग कैसे पहले के जैसी जिंदगी जी सकते हैं।
थेरेपी लेंगे अगर आप, तो आपको समझ में आएगा कि आपके जो लक्षण हैं, जिसको आपको लगता था कि एक टाइम पर कि कोई इलाज ही संभव नहीं है, अब अचानक से आपको लगेगा कि अरे इन सब सिम्टम्स के तो ट्रीटमेंट भी मौजूद है। तो जब आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रवैया आपकी बीमारी को लेकर बदलेगा और आप जो है वो एक बेटर पॉजिटिव एटीट्यूड अपने इस सिम्टम या मेंटल डिसऑर्डर को लेकर बनाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीयर्स तलाशो। ऐसे लोगों को तलाशो, ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आप ही की तरह मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, स्पेशली आपके वाले मेंटल डिसऑर्डर से। मतलब जैसे उन लोगों से मिलो जिनको स्किज़ोफ्रीनिया हुआ होगा, उन लोगों से मिलिए, या ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर या पीटीएसडी हुआ होगा, या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला होगा, डिप्रेशन या मेनिया या ओसीडी का डायग्नोसिस मिला होगा, हेल्थ एंजाइटी के डायग्नोसिस मिले होंगे। इन लोगों से जुड़ो, इन लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करो और इन लोगों के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहो। बात करो उनसे कि वो कैसे अपनी प्रॉब्लम से डील करते हैं, डिस्कस करो उनसे, उनकी स्टोरीज सुनो, उनको अपनी स्टोरीज भी बताओ कि कैसे वो अपने डे टू डे लाइफ में इन बीमारियों से डील कर रहे हैं और कैसे उनकी बीमारी डेवलप हुई और कैसे आपके और उनके थिंकिंग पैटर्न कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। जब अलग अलग तरह के लोगों के साथ हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ फर्क दिखने में आ जाते हैं कि कोई पर्सन तो ऐसा है जो अपने कुछ पर्टिकुलर लाइफ के एरिया को अच्छे से डील कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए कि उसको ओसीडी होते हुए भी कोई एक पर्सन आपको मिलेगा कि वो अपने करियर को तो अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, तो आपको लगेगा कि मैं तो बिल्कुल करियर को छोड़ चुका हूँ, मेरे को तो एग्ज़ाम भी नहीं दिए, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया ये सोचकर कि भाई ओसीडी ठीक हो जाए तो फिर सब लाइफ ठीक हो जाएगी, मैं ओसीडी के साथ तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, ओसीडी ने तो सारी लाइफ बेकार कर दी। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये जो स्टिग्मा बैठा हुआ है कि जिसकी वजह से आपको लगता है आपकी लाइफ अब रुक चुकी है। जब आप पीयर्स के साथ, अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ जब आप अपने व्यूज, अपने बिलीव्स और अपने बिहेवियर्स को शेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा वो कर सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी और आपका जो ये जो स्टिग्मा है, आपकी जो धारणा है मानसिक बीमारी को लेकर, ये टूटेगी। तो ये रही पूरी चर्चा, पूरी डिस्कशन सेल्फ स्टिग्मा के बारे में। थोड़ी ब्रीफ डिस्कशन थी, इस पर बहुत कुछ है कहने को, बहुत सी बातें इसमें कही जा सकती हैं। ये वीडियो में जो जानकारी दी, सेल्फ स्टिग्मा क्या होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं और कैसे इसे दूर किया जा सकता है, ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और दूसरे लोगों से इसको शेयर जरूर कर लें, वो भी स्टिग्मा को दूर करने में हेल्प करेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप दूसरों के सेल्फ स्टिग्मा को तोड़ने में दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं और शायद खुद को भी हेल्प कर रहे हैं। तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो के जो भी सीरीज हैं या जो भी दूसरी वीडियोस आपको पसंद है उनके साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।